आपकी खबर, आपका अधिकार। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा पंडित और आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। एमपी रिपोर्ट न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। कर्नाटक में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर फैसले के लिए बेंगलुरु में कल विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही अगले सीएम का नाम चुनेंगे। अगले 2 से 3 दिन में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का नाम का हो सकता है ऐलान, जबकि गुरुवार को शपथ ग्रहण समारोह होने की है संभावना। आज डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया दिल्ली जा सकते हैं और खड़गे से मुलाकात कर सकते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर स्वीडन के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। विदेश मंत्री ने स्वीडन में भारतीय समुदाय से बातचीत की। जयशंकर ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत स्वीडन के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की जानकारी दी। विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया में भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है। भारतीय समुदाय को संबोधित करने के बाद विदेश मंत्री ने ट्वीट करके कहा कि स्वीडन में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करने में खुशी हुई। हमारे द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति के बारे में उन्हें अवगत कराया, क्योंकि हम 75 वर्षों के राजनयिक संबंधों को चिन्हित कर रहे हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि स्वीडन यूरोपीय संघ के सदस्य और एक साथ ही बहुपक्षवादी के रूप में महत्वपूर्ण है। भारत में परिवर्तन चल रहे हैं जो हमारी वैश्विक प्रोफाइल को बढ़ाते हैं और विदेशों में भारतीयों के लिए अवसर पैदा करते हैं। इस बारे में भी बात हुई। विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र और उसमें भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर भी जिक्र किया और कहा कि पिछले 20 साल से संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने एक तरह से चिंता ये भी जताई कि यूएन के स्थायी सदस्य के रूप में ना तो कोई अफ्रीकी देश है और ना ही लैटिन अमेरिकी देश। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्वीडन के रक्षा मंत्री पाल जोसन और विदेश मंत्री टोबियास बिलस्ट्रॉम से भी मुलाकात की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में विधायी प्रारूपण पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान द्वारा लोकतंत्र के लिए संसदीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से किया जा रहा है। अध्यक्षता के तहत तीसरे ऊर्जा रूपांतरण कार्य समूह की बैठक आज से मुंबई में शुरू हो रही है। बैठक के दौरान नवीन एवं उभरती ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए निम्न लागत वित्त पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बैठक का आयोजन भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी मिलकर कर रहे हैं। सत्रों में उभरती महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, हाइड्रोजन, ऑफशोर विंड, एनर्जी स्टोरेज और कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के भविष्य की मांग पर आधारित ऊर्जा रूपांतरण के लिए निम्न लागत वित्त पोषण के अनुमान पर ध्यान दिया जाएगा। इस बैठक के दौरान ऊर्जा रूपांतरण के लिए निम्न लागत वित्त पोषण रिपोर्ट को जारी किया जाएगा। संबंधित कार्यक्रम में 2 पैनल चर्चाएं होंगी। पहले सत्र में नई और उभरती ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर पैनल चर्चा होगी, जबकि दूसरे सत्र में निवेश जुटाने में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों एवं विकास बैंकों की भूमिका पर पैनल चर्चा आयोजित की जाएगी। वहीं कोयला मंत्रालय तीसरे ऊर्जा रूपांतरण कार्य समूह की बैठक से इतर कोल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से जस्ट ट्रांजिशन रोडमैप पर एक सेमिनार आयोजित करेगा। ETWG की पहली बैठक फरवरी में बेंगलुरु में और दूसरी गांधीनगर गुजरात में अप्रैल 2023 में आयोजित की गई थी। मुंबई में तीसरी ETWG की 15 से 17 मई 2023 तक होने वाली बैठक में ऊर्जा ट्रांजिशन संबंधी मुद्दों पर विचार विमर्श जारी रहेगा। जस्ट ट्रांजिशन रोडमैप पर संगोष्ठी में 2 सत्र होंगे। उद्घाटन सत्र के बाद पैनल चर्चा सत्र होगा। कोयला सचिव श्री अमृत लाल मीना पैनल चर्चा और उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता और संचालन करेंगे। भुवनेश्वर में G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आज दूसरा दिन है। 17 मई तक चलने वाली इस बैठक में सदस्य देशों के अलावा 8 मेहमान देश शामिल हैं। बैठक के पहले दिन प्रतिनिधियों को पुरी के नीलाद्री तट ले जाया गया, जहां पर सभी ने मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक की कलाकृति देखी और अभिभूत हो गए। 4 दिन तक चलने वाले G20 के इस कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक में 4 सत्र होने हैं, जिसमें संस्कृति से जुड़ी कई गतिविधियां होंगी, जिसमें कोणार्क सूर्य मंदिर का दर्शन भी प्रमुख है। G20 संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक के एक भाग के रूप में ओडिशा के भुवनेश्वर में कला भूमि
ओडिशा शिल्प संग्रहालय में सस्टेन द क्राफ्ट इडियोम नामक एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। आम लोगों के लिए ये प्रदर्शनी 16 से 22 मई तक खुली रहेगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ ने कल अपनी राजस्थान की एक दिन की यात्रा के दौरान नागौर के मेड़ता सिटी में स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा की प्रतिमा का अनावरण किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ग्रामीण किसान युवाओं में बढ़ती नशाखोरी और क्षणिक सरल लाभ के लिए कानून के उल्लंघन की प्रवृत्ति पर गहरी चिंता जताई। उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ ने पुष्कर में ऐतिहासिक ब्रह्म मंदिर श्री जाट शिव मंदिर के दर्शन किए और वहां स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा की पहल पर बने विश्राम गृह का दौरा किया। नवीनतम गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस मोरमुगांव ने अपनी पहली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फायरिंग के दौरान बुलसाई पर सफलतापूर्वक निशाना साधा। आईएनएस मोरमुगांव का डिजाइन भारतीय नौसेना की स्वदेशी संगठन ने तैयार किया है। इसका निर्माण मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने किया है। आईएनएस मोरमुगांव भारत में निर्मित सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक है। आईएनएस मोरमुगांव परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध लड़ने में सक्षम है। इससे समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और चाक चौबंद होगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान शनिवार से अमेरिका की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। ये उनकी पहली विदेश यात्रा है। अमेरिका की यात्रा के दौरान सीडीएस चौहान हिंद प्रशांत सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यात्रा के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान वैश्विक सैन्य शक्तियों, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के शीर्ष सैन्य अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। आईपीएस अधिकारी प्रवीण सूद को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उनको 2 साल के कार्यकाल के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। प्रवीण सूद 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वो फिलहाल कर्नाटक के डीजीपी का कार्यभार संभाल रहे हैं। सीबीआई के मौजूदा निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल का कार्यकाल आगामी 25 मई को समाप्त हो रहा है। फिल्म द केरल स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले 5 मई को केरल हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार किया था। केरल हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। जस्टिस एन नागेश और जस्टिस सोफी थॉमस ने कहा कि फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड ने इसे देखने के बाद ही रिलीज की इजाजत दी है। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि फिल्म में किसी भी समुदाय के लिए कुछ भी आपत्तिजनक नहीं दिख रहा है। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए 15 मई की तारीख तय की थी। सुप्रीम कोर्ट आज अडानी हिंडनबर्ग मामले में फिर सुनवाई करेगा। इससे पहले शुक्रवार को हुई सुनवाई में सेबी ने अडानी समूह द्वारा शेयर की कीमत में हेरफेर के आरोपों की जांच के लिए 6 महीने का समय मांगा था। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा कि जांच के लिए 6 महीने का समय सही नहीं है। कोर्ट ने समय बढ़ाने की मांग वाली सेबी की याचिका पर विचार के लिए 15 मई के लिए मामले को सूचीबद्ध किया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय कमेटी भी बनाई थी और 2 महीने के अंदर रिपोर्ट मांगी थी। 8 मई को कमेटी ने बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। तमिलनाडु में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत हुई है। कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विलुपुरम और चेंगलपट्टू जिलों में नकली शराब के सेवन से 3 महिलाओं से कम 10 लोगों की मौत हुई। कल विलुपुरम जिले के मरक्कनम के पास एक्यार कुप्पम के रहने वाले 6 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं चेंगलपट्टू जिले के मथुरम थागम में शुक्रवार को 2 लोगों की मौत हो गई थी और रविवार को एक दंपति की मौत हुई। तमिलनाडु पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। केरल पुलिस ने चोरी के संदेह में बिहार के एक 36 वर्षीय एक व्यक्ति की कथित तौर पर पीट कर हत्या किए जाने के सिलसिले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि कोंडोट्टी के समीप एक मकान के संशेड से गिरने के बाद स्थानीय लोगों ने 36 वर्षीय राजेश मांझी को पीट कर मार डाला था। मालपुरम के पुलिस प्रमुख सुजीत दास ने कहा कि राजेश पर हमले का सबूत है। पीट कर हत्या करने के सिलसिले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज बरामद किया है और आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और जांच के लिए विशेष जांच दल बनाया।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आज राष्ट्रीय जांच एजेंसी छापेमारी कर रही है। एनआईए की टीम ये छापेमारी आतंकी साजिश मामले में कर रही है। इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम ने बारामूला जिले में छापेमारी की थी। कुछ दिन पहले भी एनआईए ने जम्मू कश्मीर में कई जगह छापे मारे थे। भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा है कि गांधी परिवार नाश्ते की मेज पर जिसका नाम तय कर लेगा वही कर्नाटक का सीएम बन जाएगा। आरपी सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने में कांग्रेस के कई नेताओं में खींचतान है। हरियाणा के गुरुग्राम में रविवार को शराब की एक दुकान में भीषण आग लगने से करोड़ों की शराब राख हो गई है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक करीब 5 करोड़ रुपए की शराब जल गई है। जैसे ही आग की सूचना मिली, मौके पर पुलिस और प्रशासन की दर्जनों गाड़ियां पहुंची। महाराष्ट्र के अकोला में इंटरनेट आज भी बंद है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी टाल दी गई हैं। शनिवार को हुई हिंसा के मामले में 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शनिवार को इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर 2 समुदायों में झड़प हो गई थी। इसके बाद जमकर पथराव हुआ था। हिंसा के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि 2 पुलिसकर्मी समेत 8 लोग जख्मी हुए थे। ओडिशा में खबर मिली थी कि कुछ लोग पहले से सक्रिय सिम में ओटीपी जनरेट करके साइबर क्रिमिनल को भेजते थे। साथ ही साथ ओटीपी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव एजेंट को शेयर करते थे। मामले में 3 लोगों को पकड़ा गया है। सकते हैं हम आगे की जांच कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में रसिक प्रोडक्ट फैक्ट्री के बाहर आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। दमकल विभाग के मुताबिक सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की लगभग 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पा लिया गया है। आंधी आने के कारण आग काफी बढ़ गई थी। किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। गुजरात में इंटरनेशनल मदर्स डे पर राजकोट पुलिस ने राजकोट में साड़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महिला साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया। असम में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100 से अधिक दिव्यांग कारीगरों, कलाकारों और उद्यमियों ने गुवाहाटी में आयोजित सप्ताह भर चलने वाले दिव्य कला मेला 2023 में अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन किया। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देने के लिए 928 सैन्य उपकरणों के आयात पर चरणबद्ध ढंग से प्रतिबंध लगा दिया है। मंत्रालय ने कल इस तरह की सूचियों में से चौथी सूची जारी की थी। इससे पहले दिसंबर 2021, मार्च 2022 और अगस्त 2022 में 3 सूचियां जारी की गई थी। इनके तहत 1238 उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया था। चौथी सूची के 928 सैन्य उपकरणों में लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट, सबसिस्टम और स्पेयर पार्ट्स शामिल हैं। इनके आयात पर दिसंबर 2023 और दिसंबर 2029 के बीच चरणबद्ध ढंग से प्रतिबंध लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इन उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध से 715 करोड़ रुपए बचेंगे। भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक मंगलवार 16 मई को बेल्जियम के ब्रसेल्स में होगी। इस बैठक में रणनीतिक प्रौद्योगिकियों, डिजिटल संपर्क, स्वच्छ ऊर्जा, व्यापार और निवेश में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी। वाणिज्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी। वाणिज्य मंत्रालय ने जारी आधिकारिक बयान में कहा है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर बैठक में शामिल होंगे। वहीं यूरोपीय संघ की अगुवाई उसके कार्यकारी उपाध्यक्ष डोम्ब्रोवस्की और वेस्टगेर करेंगे। मंत्रालय के मुताबिक इस बैठक में 3 कार्य समूह दोनों पक्षों के बीच भविष्य के सहयोग के लिए रिपोर्ट पेश करेंगे। पहला कार्य समूह सामरिक प्रौद्योगिकियों, डिजिटल शासन और डिजिटल संपर्क से संबंधित है। दूसरा कार्य समूह हरित और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों से जुड़ा हुआ है, जबकि तीसरा कार्य समूह व्यापार, निवेश और लचीली मूल्य श्रृंखलाओं से संबंधित है। बैठक में भारत में निवेश की आगे की योजनाओं के साथ साथ भारत में बेल्जियम के उद्यमों के आर्थिक परिदृश्य पर चर्चा होगी। इसके अलावा तीनों भारतीय मंत्री बेल्जियम के प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने पिछले 9 वर्ष के दौरान मछली पालन विकास और मछुआरों के कल्याण के लिए 38,500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मछली पालन, पशुपालन और डेयरी विकास राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने इस बात की जानकारी दी। एल मुरुगन ने कहा कि पिछले 65 वर्ष की तुलना में आवंटन में ये बहुत बड़ी वृद्धि है। एल मुरुगन ने ये भी कहा कि तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में 76 करोड़ रुपए की लागत से समुद्री जीव पार्क को विकसित किया जा रहा है।
डॉक्टर मुरुगन ने मछुआरा समुदाय को आश्वस्त किया कि उनकी लंबित मांगों पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा, कालापेट, राजभवन और मानावेली विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनसे मछली पालन केंद्र बनाए जाएंगे। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने मई के पहले पखवाड़े में भारतीय शेयर बाजारों में दिलचस्पी दिखाते हुए 23,152 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। सेंसेक्स की शीर्ष 10 में से 8 कंपनियों के बाजार पूंजीकरण मार्केट कैप में बीते सप्ताह सामूहिक रूप से 1,26,579.48 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। सबसे अधिक लाभ में रिलायंस इंडस्ट्रीज और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड रहे। 5 मई को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 7.2 अरब डॉलर बढ़कर 595.98 अरब डॉलर हो गया, जबकि इसके पिछले सप्ताह ये 4.5 अरब डॉलर की बढ़ोतरी लेकर 528.8 अरब डॉलर रहा था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल ऐप पर इस्तेमाल किए जाने वाले गूगल पे की भुगतान नीतियों की जांच का जारी किया आदेश में सीसीआई ने गूगल से गूगल पे के तहत तीसरे पक्ष के जरिए किए जाने वाले भुगतान की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए कहा। बैंकों में बिना दावे वाली पड़ी अरबों रुपए की रकम के मालिकों को खोजने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अब 100 दिन का अभियान चलाएगा। इस अभियान को 100 डेज 100 पेज नाम दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के इस अभियान के तहत हर बैंक 100 दिन के अंदर देश के हर जिले में शीर्ष 100 बिना दावे वाले जमाकर्ताओं को खोजेगा और उसका भुगतान करेगा। वित्त वर्ष 2023 में घरों की बिक्री में 36% की वृद्धि रही। पिछले वित्त वर्ष में देश के 7 प्रमुख शहरों में 3.79 लाख घरों की बिक्री हुई है। वित्त वर्ष 2022 में 7 प्रमुख शहरों में 2.77 लाख घरों की बिक्री हुई। तुर्की में हुआ राष्ट्रपति चुनाव दूसरे दौर की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। कल हुए राष्ट्रपति चुनाव के बाद मतों की गिनती में राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान और प्रतिद्वंदी उम्मीदवार कमाल किलिचदारोग्लू दोनों को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तुर्की अब तक हुई 96% मतों की गिनती में एर्दोगान को 49.44% मत मिले हैं, जबकि किलिचदारोग्लू को 44.86% मत मिले हैं। दोनों पक्षों ने चुनाव में आगे होने का दावा किया और समय से पहले किसी भी नतीजे पर पहुंचने के खिलाफ चेतावनी दी है। अंकारा में समर्थकों को संबोधित करते हुए एर्दोगान ने कहा कि वो अभी भी जीत सकते हैं, लेकिन अगर चुनाव दूसरे दौर में चाहता है तो वो देश के फैसले का सम्मान करेंगे। हम अभी तक नहीं जानते कि चुनाव पहले दौर में समाप्त हो गए हैं। अगर हमारे देश ने दूसरे दौर के लिए चुना है तो वो भी स्वागत योग्य है। वहीं केवल किलिचदारोग्लू ने संवाददाताओं से कहा कि अगर हमारा देश दूसरे दौर की बात करता है तो हम निश्चित रूप से दूसरे दौर में जीतेंगे। साथ साथ उन्होंने कहा कि समाज में बदलाव की इच्छा 50% से अधिक है। थाईलैंड में विपक्षी दलों ने सेना के साथ गठबंधन से अलग होने के बाद चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। आरंभिक परिणामों से संकेत मिलते हैं कि मूव फॉरवर्ड और फ्यू थाई दल प्रधानमंत्री प्रयुक्त चान-ओ-चा से आगे चल रहे हैं। थाईलैंड में अब तक 99% वोटों की गिनती हो चुकी है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि अगली सरकार कौन बनाएगा। सेना ने 2014 में विद्रोह के बाद सत्ता संभालने पर संसदीय नियमों में परिवर्तन किया था। प्रयुक्त चान-ओ-चा ने संवाददाताओं से कहा कि उनकी पार्टी फ्यू थाई पार्टी के साथ बातचीत की मांग करेगी और गठबंधन पर समझौता करेगी। वहीं फ्यू थाई पार्टी की मेतोन गटार्न शिनावात्रा ने मूव फॉरवर्ड पार्टी को उनकी सफलता पर बधाई दी और कहा कि वो एक साथ काम कर सकते हैं। हालांकि अगली सरकार के नेतृत्व कौन करेगा ये केवल कल हुए मतदान के परिणाम से तय नहीं होगा। प्रधानमंत्री का चयन निचले सदन और 250 सदस्यीय सीनेट की जुलाई में एक संयुक्त बैठक में किया जाएगा। विजेता को कम से कम 376 वोट प्राप्त करने होंगे और किसी भी पार्टी के लिए केवल अपने दम पर ऐसा करने की संभावना नहीं है। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन का ऋण सीमा बढ़ाने के मुद्दे पर रिपब्लिकन सांसदों के साथ गतिरोध जारी। जो बाइडेन की मंगलवार को कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक होने की है संभावना। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रिपब्लिकन सांसदों पर दबाव डाला कि वो देश की 31.4 ट्रिलियन डॉलर ऋण सीमा को आगे बढ़ाने के लिए जल्दी से आगे बढ़ें, जिससे आर्थिक संकट को कम किया जा सके। अमेरिका में कोरोना के दौरान प्रवासियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाले टाइटल 42 की सीमा समाप्त हो गई है। होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी ने कहा कि सीमा पार करने वाले प्रवासियों की संख्या में 50% की गिरावट देखी गई है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोप की सेवाओं के सम्मान में यूक्रेनी लोगों की ओर से प्रतिष्ठित शारलेमेन पुरस्कार प्राप्त किया। रविवार को खेले गए आईपीएल के पहले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने उसे जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 112 रन से हरा दिया। आरसीबी के कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 171 रन बनाए। जवाब में राजस्थान की टीम 59 रन पर सिमट गई। पिछले साल फाइनल में पहुंचने वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम इस बार प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने की कगार पर पहुंच गई है। आरसीबी की बात करें तो इस जीत में उसे प्लेऑफ की दौड़ में कायम रखा है। इंडियन प्रीमियर लीग में रविवार को दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया। चेन्नई टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 144 रन बनाए हैं। जवाब में केकेआर ने 4 विकेट खोकर इसे आसान लक्ष्य को हासिल कर लिया। आईपीएल में आज होने वाले मुकाबले में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद होंगे आमने सामने। गुजरात की टीम 16 अंक के साथ पॉइंट टेबल में शीर्ष पर, वहीं हैदराबाद की टीम 8 अंक के साथ 9वें पायदान पर। चेम्सफोर्ड में खेले गए तीसरे वनडे में बांग्लादेश ने आयरलैंड को रोमांचक मैच में 5 रन से हरा दिया और 3 मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम की। पहले खेलते हुए बांग्लादेश टीम ने सभी विकेट खोकर 274 रन बनाए। जवाब में आयरलैंड पूरे ओवर खेलकर 269 रन ही बना पाई। बार्सिलोना ने रविवार को एस्पेनाल को 4-2 से हराकर अपने चिर प्रतिद्वंदी रियल मैड्रिड से खिताब वापस लेकर 2019 के बाद पहली बार ला लीगा जीत लिया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में देर रात खेले गए मुकाबले में ब्राइटन ने आर्सेनल को 3-0 से हरा दिया। इस हार के साथ ही इस सत्र में खिताब के ख्वाब देख रही आर्सेनल की टीम को झटका लगा। इस हार के बाद आर्सेनल अंक तालिका में शीर्ष पर काबिज मैनचेस्टर सिटी से 4 अंक पे चढ़ गई है, जबकि मैन सिटी ने एक मुकाबला कम खेला है। प्रीमियर लीग में रविवार को देर रात खेले गए एक और मुकाबले में मैनचेस्टर सिटी ने एवर्टन को 3-0 से हराकर लीग खिताब की ओर मजबूती से अपने कदम बढ़ाए। अब मैनचेस्टर सिटी प्रीमियर लीग का खिताब बरकरार रखने से महज एक जीत दूर है। अगर सिटी की टीम ऐसे करने में सफल होती है तो उनका लगातार तीसरा ईपीएल खिताब होगा। प्रीमियर लीग के एक अन्य मुकाबले में ब्रेंटफोर्ड ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को 2-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ ब्रेंटफोर्ड अंक तालिका में 9वें स्थान पर। मैच का पहला गोल 20वें मिनट में आया, जबकि ब्रेंटफोर्ड के खिलाड़ी बैन ब्यूमो ने गोल किया। वहीं योनो विस्सा ने 43वें मिनट में टीम के लिए दूसरा गोल किया। प्रीमियर लीग में आज होने वाले मुकाबले में लिवरपूल और लीसेस्टर सिटी आमने सामने होंगे। शीर्ष 4 में पहुंचने के लिहाज से लिवरपूल के लिए ये मैच काफी अहम होने वाला है। बेंगलुरु एफसी ने रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में सुदेवा दिल्ली को हराकर रिलायंस फाउंडेशन डेवलपमेंट लीग का खिताब अपने नाम किया। निर्धारित समय में दोनों टीम के 2-2 की बराबरी पर रहने के बाद पेनल्टी शूटआउट में बेंगलुरु ने 4-3 से जीत दर्ज करते हुए अपना खिताब का बचाव किया। महिला एफए कप फाइनल में चेल्सी को मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। चेल्सी ने लगातार तीसरे साल ये ट्रॉफी जीती। लगातार 3 एफए कप जीतने के अलावा चेल्सी ने पिछले 2 सत्रों में बैक टू बैक लीग खिताब भी जीते हैं। चेल्सी की ओर से सैम केर की 68वें मिनट में निर्णायक गोल।